अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुस्लिम लीग नून को आजकल ही इन इल्जामात का सामना है जो वो कभी अपनी सियासी हरीफ पर लगाया करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग सिलेक्टेड कहा करती थी, अब नून लीग को ही सिलेक्टेड कहा जा रहा है। पीटीआई को लाडले के ताने दिए जाते थे, अब नून लीग को लाडले के ताने पड़ रहे हैं। पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात का इल्जाम दिया जाता रहा है, अब नून लीग को ही इस इल्जाम का खुद सामना है और इन इल्जामात के बायस नून लीगी कैंप और बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ शदीद इस्तिराब का शिकार हैं। वो नवाज शरीफ जिन्होंने माजी करीब में वोट को इज्जत दो जैसा नारा लगाकर सिविलियत बारादस्ती का दम भरकर सियासी मंजरनामे पर बोलचाल बर्पा किया था, अब इस नारे और सोच से बज़ाहिर पसपाई ने नून लीग के लिए नया चैलेंज ला खड़ा किया है और अब नवाज शरीफ ने भी इस दाग को धोने के लिए कमर कस ली है। डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नवाज शरीफ अपने मुखालिफिन की जानिब से खुद को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहे जाने और अपनी पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात करार दिए जाने पर परेशान हैं। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दी है कि वो रवा माह के आखिर तक पार्टी मंशूर को हतमी शक्ल देते वक्त इस मामले का भी जायजा ले। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जानिब से कायम किए गए इस तासुर पर परेशान है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले हैं और इन मुकदमात में अदालतों से क्लीन चिट मिलने के बाद इक़्तिदार में वापसी के लिए तैयार हैं, जिनमें वो सजा याफ्ता और नाअहल करार दिए जा चुके थे। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ ने 40 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी और लाडला होने के छाप मिटाने के लिए एक बयानिया तैयार करे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से कबल इस तासुर को मिटाने के ख्वाह हैं। इस ताने से कता नजर मुस्लिम लीग नून ने भरपूर सियासी मुहिम का भी आगाज कर दिया है। सियासी राब्ते मुलाकातें हो रही हैं, इल्हाक और इत्तेहाद के लिए कोशिशें की जा रही है। मुस्लिम लीग नून का आला सतह का वफ्द गुज़िश्ता कई रोज से सिंध में मौजूद है, जहां पीपल्स पार्टी मुखालिफिन को साथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पीर पगाड़ा से मुलाकात के बाद आज लीगी वफ्द ने MQM रहनुमाओं से बैठक लगाई, जबकि सिंध में अपने सियासी कदम जमाने के लिए लीगी वफ्द पीपल्स पार्टी पर चोट लगाना भी ना भूला और नून लीग से हाथ मिलाने वालों को नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने की भी दिला डाला। ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बदकिस्मती से जिसकी भी अदम तवज्जुगी है खंडर बना है। जो रूरल सिंध है उसके अपने मसाइल हैं, वहाँ बहुत फ्रस्ट्रेशन है और शहरों का हाल बदकिस्मती से बहुत खराब है। इस बार पूरा फोकस है सिंध के ऊपर। कुछ लोग गोलाबारी करते रहेंगे, कुछ लोगों को आदत भी होती है। हम हर उस दोस्त के और सियासी हरीफ के शुक्रगुजार हैं जिसे ये यकीन हो गया है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। सिंध में नून लीग की जानिब से बढ़ती सियासी कोशिशों को काउंटर करने के लिए फिलहाल पीपल्स पार्टी इसी लाडले के बयानिए को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है और बार बार इस्तेमाल कर रही है। आज भी लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पीपल्स के रहनुमा शर्जील मेमन ने बगैर नाम लिए नवाज शरीफ को भी इमरान खान की तरह 2024 के इलेक्शन में थोपने का इल्जाम लगा डाला। PMLN को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है और आपने देखा कि हर इलेक्शन में इनको जो है अवाम धुतकार देती है। एडवांस में मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको एक शिकस्त नसीब होने वाली। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इस तरह के लोग थोपे गए। 2018 में नाअहल थोपा गया और हम नहीं चाहते कि 2024 में इस तरह के लोग, चाहे वो और पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो थोपे जाए। सिंध के अलावा मुस्लिम लीग नून और पार्टी कायद नवाज शरीफ ने अगले मिशन के लिए बलोचिस्तान को चुन रखा है, जहां भी मुस्लिम लीग नून, बलोचिस्तान नवाबी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद बनने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस इम्कान को यकीनी और हकीकी शक्ल देने के लिए नवाज शरीफ खुद आइंदा हफ्ते कोयटा का दौरा करने जा रहे हैं। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मंगल को कोयटा जाएंगे, जहां कई अहम सियासी रहनुमा नून लीग में शामिल होंगे और दूसरी जानब अगर हम देखें तहरीक चैलेंजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगला हफ्ता कानूनी लिहाज से भी सियासी लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पर तजिया शामिल करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अतर काज़मी साहब ने और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप पाकिस्तान के दोनों ही नामवर तजियाकार हैं। अतर काज़मी साहब, पहले बात कर लेते हैं ज़रा मुस्लिम लीग नून की। एक तो आज डॉन अखबार में खबर छपी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लाडले का जो टैग उनके ऊपर लग गया है उससे बड़े शदीद परेशान है। मंशूर कमेटी को भी कहा उन्होंने कि इस तरह का बयानिया तरतीब दें कि ये लाडले वाला टैग मेरे ऊपर से उतर जाए। पीपल्स पार्टी भी इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है और तहरीक इंसाफ से भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो ये लाडले वाला टैग जो है वो इंतखाबात से पहले आपको उतरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये डैमेज तो बड़ा कर रहा है आवाम के अंदर। देखें, उसूलन तो उतरना चाहिए। मियाँ साहब ने नाराज़गी का इजहार किया, मुझे लाडला कह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो है। और इशू ये है कि आपने भी बात मान ली उनकी रिक्वेस्ट की। मैंने तो कभी इसी वजह से उनको नहीं कहा और जो लोग कह रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, अगर मियाँ साहब को बुरा लग रहा है तो आप ऐसा ना कहें। अब इशू ये है कि लोग उनको लाडला कह रहे क्यों हैं।
अब पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, और जिस किस्म की सहूलतें मियां साहब को हालिया दिनों में फराहम की गई, उसकी वजह से ये तासुर मिलता है कि जैसे वो सिस्टम के लाडले हैं। पहले इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगता था कि जी वो लाडला है, वो लाडला था या नहीं था। जब हकीकी मानों में कोई लाडला हो तो फिर उसको लंदन से प्रोटोकॉल दिया जाता है, लाहौर में सलूट मारे जाते हैं। तो ये वो चीज़ है जो एक तरह से ये बयानिया बनता जा रहा है। अब बयानिया देखें, वो ये नहीं होता कि आप कुछ कह देंगे या कोई और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत टीवी पे बैठ के कुछ कह देगी या कोई सियासी रहनुमा बयान दे देगा तो बयानिया बन जाएगा और लोग लाडला तो एक बना हुआ मुल्क के अंदर कोई बयान दे या ना दे। होता ये है कि जो अवाम जो चीज़ देखती है, दूसरी तरफ आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पालतू जानवरों के अलावा हर किसी का इंटरव्यू कर दिया आपने कि जनाब वो उनमें ये बुराई है, उनकी वो बुराई है, हर चीज़ पर वो बयानिया बन नहीं रहा। जो पीडीएम की हुकूमत बना रही थी कि ये गद्दार है, ये है, वो है, पर वो बयानिया बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? इसलिए कि अवाम जो है वो बयानिए को लेके चलते हैं। अवाम को नजर आ रहा है कि कौन लाडला है, कौन लाडला नहीं है, तो उनको जो लाडला नजर आ रहा है उसको वो कह रहे हैं और मियां साहब को बुरा लग रहा है। मुजम्मिल साहब, मुझे भी जाती तौर पे बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको भी बुरा लग रहा है मुजम्मिल साहब? ये जो लाडले वाली गर्दान है उससे नवाज शरीफ बड़े परेशान हैं। डॉन अखबार ने खबर शाया की है कि वो इस टैग को अपने ऊपर से हटाना चाह रहे हैं इंतखाबात से पहले। हटा पाएंगे, आपको लग रहा है? मेरा नहीं ख्याल ये इतना बड़ा मसला है जितना समर अब्बास साहब ने और अतर काज़मी साहब ने बना दिया है। और मेरा नवाज शरीफ ने खुद बनाया, हमने नहीं बनाया। कोई इतना बड़ा मसला है कि जितना बड़ा नहीं, उन्होंने कहाँ कही है ये बात? उन्होंने अपने किसी बयान में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जगह ये बात की है जो मैं आपसे इस पर बात डॉन अखबार पे खबर छपी है, पाकिस्तान का लीडिंग अखबार है। अब तक कोई तरदीद आ जाती नून लीग की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तरदीद कोई नहीं आई? बिल्कुल खबर, जरूरत ही नहीं है इसको तरदीद करने की। इसकी जरूरत क्या है? मेरा मतलब है कि रोज पीपल्स पार्टी या पीटीआई जो बयान देंगी उसकी एक तरदीद की फैक्ट्री शुरू कर दी जाए लगाने के लिए मुस्लिम लीग नून। मेरा मतलब है इस मुल्क में झूठे इल्जामात की पे तो पिछले 10 साल सियासत हुई है। क्या साइफर से लेकर इंपोर्टेड गवर्नमेंट से लेकर सारे बयानिए झूठ पर थे, तो क्या उसके ऊपर अब क्या वजाहत जारी की जाए? आपको नहीं पता साइफर का बयानिया झूठ था? आपको नहीं पता इंपोर्टेड गवर्नमेंट का बयानिया झूठ था? आपको नहीं पता अमेरिका ने हुकूमत गिराई है ये बयानिया झूठ था? आपको नहीं पता मीर जाफर मीर सादिक वाला बयानिया झूठ था? आपको क्या नहीं पता इस बारे में? मतलब फराग गोगी वाला बयानिया झूठ था या बुजदार वाला बयानिया झूठ था या वादा माफ गवाहों की जो लंबी फहरिस्त है वो झूठ है? मेरा मतलब ये पहली सियासी जमात है जो पूरी की पूरी सियासी जमात भाग गई है लीडर को छोड़ के, जिसका कोई बंदा जो है वो कहने को तैयार नहीं। इनका जो स्टार बैट्समैन था असद उमर वो भाग गया, इनका जो फवाद चौधरी जो इनका बयानियों का चेयरमैन था वो भाग गया, इनका स्पीकर भाग गया, इनका इंटीरियर मिनिस्टर भाग गया, इनके भोंकू सारे भाग गए। तो अब मेरा मतलब है उसके बाद आप कहते हैं कि एक भगौड़ा पार्टी है। स्पीकर तो नहीं भागा, असद कैसर तो पार्टी के साथ है। असद कैसर नहीं है पार्टी के साथ, वो तो मुफाहमत के साथ हैं। वो तो अपना सीवी लेके जीएचक्यू बैठे हुए हैं कि हमें लाडला मुफाहमत के चेयरमैन है। वो मुजामत के साथ हैं, वो मुफाहमत के साथ हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। आप उसकी बात करें जो मुजामत के साथ, वो तो मुफाहमत के चैंपियन बन के, वो मुफाहमत के, वो तो पीटीआई के अंदर शहबाज शरीफ बनने के चक्कर में सीवी लेके फिर रहे थे कि मुझे शहबाज शरीफ बना लें। वो इल्जाम तो शाह महमूद कुरैशी पे भी लगता रहा बड़ा अरसा, लेकिन अभी तक वो डट के खड़े तहरीक इंसाफ के साथ। नहीं, वो डट के नहीं खड़े तहरीक इंसाफ के साथ, उनके पास अब ऑप्शन नहीं है। उन्हें एक चांस दिया गया था, वो उन्होंने अवेल कर लिया है। दूसरा चांस आजकल किसी को नहीं मिल रहा, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे असद कैसर हो। ये जो चोरी छुपे वाली सियासत है ना कि आपने एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश रखना है और पीटीआई को भी खुश रखना है, ये दो कश्तियों के सारे सवार आपको डूबते नजर आ रहे हैं। रात की तारीकियों में कोर कमेटी के इजलासों में भी शिरकत करते हैं और दिन में कहते हैं कि हमने पीटीआई छोड़ दी है। तो ये दो जो किश्तियों के सवार है ना, मुनाफिकत की सियासत, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में। ये मुनाफिकीन की सियासत का सूरज गरूब हो गया। आप ये सब लाडलों का मुस्तकबिल है फिर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ? कोई लाडला नहीं है। किस बात का लाडला?
फिर आप ये भी कहते ना, फिर आप ये भी कहते ना कोई लाडला था ना कोई है, फिर ऐसे पूरी बात करें। नहीं 2018 में 17 में लाडला इसलिए था, कह रहे हैं आप लाडला? क्या नहीं 2017 में नहीं अतर का आदमी साहब, मैं बताता हूं, जब मुस्लिम लीग नून से लोग तोड़कर एक लाडले को तोहफे में दिए जा रहे थे तब लाडला था। पीटीआई का कौन सा बंदा मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है? किसी ने किसी को ज्वाइन कराई है मुस्लिम लीग नून? ये इतने लीडरों ने पूरी पार्टी छोड़ दी पीटीआई ने, लोगों ने किसी को मुस्लिम लीग गुलाम सरवर अवान से लेकर, किसी फवाद चौधरी से लेके, फरूख हबीब से लेके, अलीम खान से लेके, फयाजुल हसन चौहान से लेके, ऊपर से शुरू हो जाए और नीचे तक नाम गिनते जाएं, खत्म नहीं होगी। किसी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है? लाडला पार्टी जो है ना वो भी करती है भाई दबे उस जमात को, एस्टेब्लिशमेंट अपने लोग भेजती है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते जरा। कोई इस्तेकाम आप बताएं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ नून लीग कोई सीट एडजस्टमेंट कर रही है? मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसी सीट हेलीकॉप्टर की उसी सीट पे मियां साहब बैठ के गए थे जिसमें नहीं होगी। मैं आपको आज शो में हेलीकॉप्टर पे तो सीट एडजस्टमेंट हो गई, आगे भी हो जाएगी। नहीं हेलीकॉप्टर तो किराए पे जो मर्जी ले लेना, हेलीकॉप्टर तो किराए पे जो मर्जी ले ले। तो वो सवाल ये है कि कोई लाडला क्या है, तो ऑन चौधरी ताल्लुक नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई है, जाती ताल्लुक नहीं है। जी सर, वो जाती ताल्लुक भी तो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा आप चले शर्जील इनाम मेमन की शादी में, के बेटे की शादी में नून लीग का ये पीटीआई की सियासत कब निकलेगी? पीपल्स पार्टी पे मैंने आना है जरा कि सियासत कोई जिंदगी मौत का खेल नहीं है। नहीं जिंदगी मौत का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, इख्तलाफ के बावजूद भी एक दूसरे को मिलते हैं। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। ये कहते हैं ना कि जी फलां ने फलां की शादी में शिरकत कर ली तो गद्दारी हो गई। भाई ये रवादारी है, गद्दारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए इसमें। मुझे अब सर ये बता दें अतर काज़मी साहब के इस वक्त नून लीग जो है वो इत्तेहादों के लिए बड़ी बढ़ चढ़ के कोशिश कर रही है। आज भी उन्होंने कराची में मुलाकात की, पहले पीर पगार साहब से मुलाकात भी उनकी हुई है, फिर उनकी एमक्यूएम के साथ भी मुलाकात हुई। इत्तेहाद बन रहे हैं सिंध के अंदर, नून लीग सिंध के अंदर एक बड़े इत्तेहाद कैसा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन कोई बयान ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं दिया जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो। एक खामोश मुफाहमत भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो है नून लीग इत्तेहाद बना रही है, वहाँ पे बाप पार्टी को मिला के, JUI को मिला के इत्तेहादों की तरफ जा रही है। पहली बार हमने देखा कि इंतखाबात के अंदर नून लीग जो है वो पंजाब से बाहर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। इतनी मेहनत कभी सिंध के अंदर नून लीग ने नहीं की बाजी के अंदर। देखें एक चीज़ तो देखें, जिस तरह आपने भी बताया कि नून लीग की जानिब से उस तरह क्रिटिसिज्म आपको सुनने को नहीं मिल रहा पीपल्स पार्टी के ऊपर, और इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, अब उसमें गुलाम सरवर साहब भी शामिल हो गए हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पूरी PIA को अदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया। अब वो खुद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, और बाकी भी उधर जो बहुत सारे दोस्त हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, उनके खिलाफ किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी जब वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ थे। तमाम करप्शन का जो इल्जामात थे मुबैना, वो सब उन मौजूद शख्सियात पे लगाई जाते थे। अब उनका कोई जिक्र ही नहीं करता। तो इनको पता है कि इलेक्शंस के बाद हो सकता है कि हमें एक मखलूत हुकूमत बनानी पड़े। उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार, वोट चाहिए होगा, फिर आप दीगर लोगों का आगे नहीं जाना नहीं चाहिए कि कल उनसे वोट ना मांग सके। बिल्कुल, तो मुझे यही लगता है कि उनको भी पता है कि इलेक्शंस जब हो जाएंगे, उसका जो पोस्ट इलेक्शन सिनारियो है वहां पे दोबारा एक आपको वसी तर बनाना पड़ेगा इत्तेहाद, और उसमें तमाम जमातों से आपको वोट लेने पड़ेंगे। और इसी वजह से आपको नजर आ रहा है कि वो कुछ तो इत्तेहाद पहले बना रहे हैं, और कुछ ऐसी सियासी जमातें जो हमेशा हुकूमत में आने वाली जमातों से इत्तेहाद करते हैं, इस दफा उन्होंने इलेक्शन से पहले इत्तेहाद कर लिया नून लीग से। बाय द वे एक चीज़ और भी हुई, आज की खबर ही आई है सामने कि नून लीग ने जो 17 जुलाई को जो बुरी शिकस्त हुई थी इलेक्टेबल्स को जो शामिल हुए थे नून लीग में, उसके बाद नून लीग ने फैसला किया था कि हम इलेक्टेबल्स के ऊपर हम दोबारा इंहिसार नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी के लोगों को टिकट देंगे। अब दोबारा आज नून लीग ने फैसला किया इलेक्टेबल्स को ढूंढें, तलाश करें, जहाँ मिलते हैं टिकट दें उन्हें वहाँ पे। तो ये इलेक्टेबल्स वाला फैसला भी नून लीग ने आज अपना रिवर्ट कर लिया जो 17 जुलाई के बाद हुआ था। मुजम्मिल साहब, ये जो इत्तेहाद वगैरह बन रहे, लेकिन आज सिंध के अंदर बैठी थी नून लीग, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं की पीपल्स पार्टी के वाले से। सवाल भी एक दो बार हुआ, बिल्कुल उसे जो है वो वेल लेफ्ट कर दिया गया। ये कोई खामोश मुफाहमत चल रही है नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान? वो तो नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के जलसे में इमरान खान पर कोई गालम गलूच या मुखालफत नहीं की, अपनी बात की है।
भाई वो गालम गलूच की सियासत सिर्फ तहरीक इंसाफ करती है, बाकी सियासी जमातों को समझ है कि रवादारी किसी इख्तलाफ जो है वो तहजीब के दायरे में करना है। वो जो आपको आदत पड़ गई है ना गालम गलूच के बगैर आप समझते हैं इख्तलाफ ही नहीं होगा, वो दौर खत्म हो गया है। जायज तनकीद वो एंकर वो एनालिस्ट भी खत्म हो गए हैं जो गालम गलूच से शुरू होते थे, गालम गलूच पे मर जाते थे, उनकी वो ब्रीड ही खत्म हो गई है, वो गालम गलूच वाली। तो अब आपको पाकिस्तान में गालम गलूच की सियासत नहीं नजर आएगी, इख्तलाफ नजर आएगा आपको, वो मुखालफत लगेगी, लेकिन वही हकीकी सियासत है। वो बुनियादी इख्तिलाफ या इख्तिलाफ राय भी मिसिंग है पीएमएल पीपल्स पार्टी, पीएमएल की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए, वो भी मिसिंग है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिसिंग है, बिल्कुल नहीं मिसिंग है। दोनों एक अपना अपना मंशूर पेश करके लोगों के सामने जाएंगे, जब अपना अपना मंशूर अपना अपना कैंडिडेट लेके जाएंगे तो एक दूसरे को गाली निकालनी जरूरी तो नहीं है उसके लिए। लोग मंशूर देख के अपनी बात सुनकर फैसला करेंगे। आपने अपनी परफॉर्मेंस बतानी है, अपना मंशूर बताना है, दूसरे को गाली देना क्यों जरूरी है? नहीं, गाली की तो बात ही नहीं। आप रोज रात मैंने गाली की बात की है ना, अतर काज़मी साहब ने किया, गाली पे बात आप कहते हैं नहीं बुनियादी आप जो कहते हैं किसी जमात के खिलाफ कैंपेन करते हैं, आप उसकी कम से कम आप उसकी नाकामियों को, नाइलियों को गिनते हैं, वो तक नून लीग बात नहीं कर रही बिल्कुल जाके। तो अभी तो इलेक्शन कैंपेन शुरू ही नहीं हुई है भाई, इलेक्शन कैंपेन को शुरू तो हो लेने दें, अभी तो सफबंदी हो रही है। अगर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून के साथ चलना चाहती हैं और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते तो हम क्या करें? जी ठीक। अच्छा देखें, ये जिस तरह मुजम्मल साहब ने फरमाया कि गाली का कल्चर जिन्होंने शुरू किया था वो तो साइड पे हो गए, अब तो वो तहजीब याफ्ता लोग आ गए जिन्होंने सड़कों पे घसीटना था, तहजीब के दायरे में रहते हुए पेट किस तरह फाड़ना था, तहजीब के दायरे में रहते हुए जिस किस्म के इल्ज़ामात जो लगाए जाते थे, किसी को गद्दार कहा जाता था, किसी को मोदी का यार कहा जाता था, ये सब कुछ तहजीब के दायरे में होता था। और फिर वही तहजीब आपको सियासत में भी नजर आती है जो एक घरेलू खातून के ऊपर इल्ज़ाम तराशी से शुरू होती है, और वही तहजीब आपको सहाफत में भी नजर आती है। ये गोगी, पिंकी, पीरनी, ये कहाँ की तहजीब है कि आप जो है उस खातून का जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, पूरा आपका बयानिया वहां से शुरू होता है, वहां पे खत्म हो जाता है। कौन कौन सी मोजिज़ शख्सियात हैं जो जब इक्तदार में थे उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट्स में पैसे आए थे? नहीं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान की बात करते कि वहां ये बात नहीं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं ना कि देखें माजी में कौन सी वो मोजिज़ शख्सियात थी, किसकी अहलिया थी जिनके बैंक अकाउंट में पैसे आए थे। नैब के अंदर FIA में तहकीकात हुई थी, आज तक किसी ने उनकी अहलिया का नाम लिया? यहां पे तो आपकी सियासत ही शुरू होती है कि खुदा न खास्ता और आप कहते हैं पिंकी पीरनी, ये कोई तरीका कार है? क्या ये तहजीब है? ये हम नौजवानों को सिखा रहे हैं? क्या इस तरह इख्तलाफ होता है? नारे आप खड़े होकर लगवाते हैं जलसों में, गोगी, पिंकी, पीरनी, कप्तान, लुट के खा गए पाकिस्तान, ये कहाँ की तहजीब है? इख्तलाफ आप जरूर करें, अगर बद तहजीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई करता है या किसी और जमात की तरफ से करता है, मेरे ख्याल में काबिल मजम्मत है। आप सियासत को सियासी मैदान में रखें और जो हमारी रवायात हैं कम अज कम उनका तो पास करें। जी मुजम्मिल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके। नहीं, मैं समझता हूं कि ये फरा गोगी को जो अतर काज़मी साहब ने डिफेंड करने की नाकाम कोशिश की है ना, ये इस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मुझे उम्मीद थी ये कहेंगे कि फरा गोगी को कानून का सामना करना चाहिए और आकर कानून के मुताबिक अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। इनको कहना चाहिए था कि जो ये 5 किरात की अंगूठियों की कहानी है उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और क्यों 5-5 किरात की अंगूठियां और वो तोहफे। भाई आपके घर के मुलाजम बता रहे हैं कि आपने तोहफे और किस तरह आपने ATM मशीनें लगाई हुई थी, लूट मार का निज़ाम है, कौन बताएगा? कोई गैर तो बताएगा नहीं। घर के बेदी लंका ढाएंगे ना भाई, आपके घर के बेदी लंका ढा रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ा हमारे साथ जुल्म हो गया। भाई आपके घर के बेदी लंका ढा रहे हैं कि आपने क्या करप्शन और लूटमार मचाई हुई थी। ये कप्तान लूट के खा गया पाकिस्तान पे। इतनी तकलीफ क्यों है अतर काज़मी को? इतनी तकलीफ उन्हें कभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पे तो नहीं हुई जितनी लूट के खा गया कप्तान पर हो रही है। मैं हैरान हूं अतर साहब, 100% एग्री करता हूं, कानून का सामना करना चाहिए। इसलिए तो 4 साल हम कहते रहे कि जो लंदन बैठे हुए वो आए कानून का सामना करें। बाकी बात यह है कि माजी में कितने लोगों के घर के नौकरों के यहाँ पे इंटरव्यू हुए। अब यही मैंने जिस तरह पहले कहा कि उसके कोई पालतू जानवर रह गए हैं जिनको सामने ला के बैठा दिया जाए और उनसे भी गवाही ले ली जाए, फिर भी बात बननी नहीं है। बात यह है
कि सियासी बयानियाँ इस तरह नहीं बनते, सियासत करनी पड़ती है और जो आपने डिलीवर किया होता है वो अवाम देखते हैं। अब इस किस्म के इल्ज़ाम, आखिरी इल्ज़ाम आपने लगाना है कि वो ईवान सदर की घंटी पर जाके भाग गए थे आखिरी दिन इमरान खान साहब, लिहाजा एक नया पर्चा कर दिया जाए, इस तरह नहीं बात बनेगी। बात तभी बनेगी जब डिलीवर करेंगे आप लोग। सही है, बहुत शुक्रिया। ना 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 उन्होंने आइन तोड़ा था, असेंबलियां वो नहीं तोड़ सकते थे, वो आइन शिकन थे, उसका मुकदमा बनना है आरिफ अलवी और इमरान खान पर। ठीक है, आप बेफिक्र हैं, वो ईवान सदर की घंटी बजाकर नहीं भागे थे, आइन तोड़ के भागे थे। चले, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर सरवरी साहब आपका और अतर गालिब साहब आपका अपने प्रोग्राम में। इसी पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी और कानूनी चैलेंजेस के हवाले से और मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्योंकि नून लीग ने तो भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी है, इंतखाबी इत्तेहाद बनाने शुरू कर दिए, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। इलेक्शन से कबल जहां अक्सर सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चलाने और सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी इंतखाबी साख बचाने का चैलेंज भी दरपेश है। इदारों से टकराव की पॉलिसी के बायस पार्टी में तोड़ फोड़ भी रुकने का नाम नहीं ले रही। पार्टी क़यादत और अब उनके अहले खाना और रफ़का के गिर्द भी कानूनी घेरा तंग से तंग होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर के पीटीआई और सियासत से दस्तबरदारी के फैसले से तहरीक इंसाफ के सियासी और इंतखाबी मुस्तकबिल दोनों पर गहरे बादल मंडला रहे हैं। दूसरी जानिब जहां पार्टी चेयरमैन को अनगिनत मुकदमात और कानूनी चैलेंजेस का सामना है, वहां मामलात उनके घर तक आ गए हैं। जब उनकी शरीक हयात की दोस्त फराह शहजादी से मुतालिक मुबैना करप्शन के सनसनीखेज इल्जामात और इंकशाफात का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और इन सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ। अब अभी चंद रोज़ कबल ही बुशरा बीबी की सहेली और पीटीआई की रहनुमा फराह गोगी की मुबैना करप्शन की हैरान कुन तफसीलात सामने आई थी, जिसके मुताबिक फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी एहसासों में 2007 से 2020 तक तकरीबन 452 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। गो के इन इंकशाफात को तहरीक इंसाफ तस्लीम करना तो दूर की बात, फराह गोगी के पार्टी से ताल्लुक को यकसर मुस्तरद कर रही है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह गोगी का दिफा और उनके कांधे पर तहरीक इंसाफ का स्कार्फ डाले जाने के मनाजिर को जुटलाना आसान नहीं है। फराह गोगी से मुतालिक इन होशरुबा इंकशाफात का भूचाल थमा नहीं था कि आज उनसे मुतालिक एक और सनसनीखेज खबर सामने आ गई है, जिसके मुताबिक तहकीकाती इदारों ने फराह गोगी को जारी किए जाने वाले खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट का सुराग लगा लिया है। तहकीकाती इदारों के मुताबिक लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क बटुआनों का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। इदारों का दावा है कि दिसंबर 2021 में पीटीआई के हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन कहलाने वाली फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और ताजर को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 दिए। तहकीकाती ज़राए का बताना है कि लूटी हुई दौलत और मनी लॉन्ड्रिंग की रकम छुपाने के लिए फराह गोगी को बटुआनों का पासपोर्ट बनाकर दिया गया, जो 28 मार्च 2022 को बुशरा बीबी के हवाले किया गया। 3 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत के जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा के दुबई पहुंचवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम ममालिक के जो सफ़र हैं वो भी वटवानों के पासपोर्ट पर ही करवाए गए, ताकि तहकीकाती इदारे इस नकल और हरकत से आगाह न रहें। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम है कि लूटी हुई रकम फराह गोगी के जरिए पासपोर्ट पर मुख्तलिफ मुल्कों में ठिकाने लगाई। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन जिन्हें कहा जाता है फराह गोगी, यानी कि 14.5 अरब के नाजायज़ असासों की मालकन है। पीटीआई दौर में फराह गोगी की ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी दौलत में 452 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इस सारी सूरत हाल में दूसरी जानिब पर फराह गोगी की जानिब से भी खुद पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। फराह गोगी ने अपनी जायदाद की तफसील लीक करने पर चेयरमैन नैब, DGFIA, IG पंजाब और DG एंटी करप्शन को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। क्योंकि फराह गोगी तो इस वक्त मुल्क से फरार है, ताहम उनकी दोस्त और साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी के गिर्द कानूनी घेरा तंग किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में
नैब ने शवाहिद की बुनियाद पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से मुल्जिमा में तब्दील कर दिया है और कल इस केस में उनकी तलबी है, जहां बतौर मुल्जिमा उनसे पूछगछ होगी और यह इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी मांगी जा सकती है। एक तरफ तहरीक इंसाफ को कानूनी मुश्किलात का सामना है, वहां सियासी और इंतखाबी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रोड़े अटकाने जैसे इल्जामात भी सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट ने अपने बयान में कहा है कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुसलसल महरूम रखने में निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का शर्मनाक किरदार, किसी से ढका छुपा नहीं। तहरीक इंसाफ को सियासी इज्तिमात की इजाजत से महरूम रखने और कायदीन और कारकुनान की जबरी गुमशुदगियों में मुजरमाना सहूलत कारी करने वालों को आइन का जिक्र करना जेब नहीं देता। तहरीक इंसाफ से रवा रखे जाने वाले इस रवैये की वजह से मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक बार एक मखसूस सियासी जमात से मुताल्लिक माइनस पॉलिसी अपनाए जाने की आवाजें उठ रही हैं, जिसको पहले तो सिर्फ पीपल्स पार्टी मुस्तरद कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने भी इस मुताल्लिक मुखालिफाना रद्द अमल दे दिया है। किसी को माइनस करना पीएमएलएन के एजेंडे में नहीं, हम एक सियासी जमात है। किसने माइनस होना है, किसने प्लस होना है, ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। हमें इस कतई कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई माइनस किया जाएगा या कोई माइनस होगा। इसके अलावा जनाब आज खैबर पख्तूनख्वा में भी वज़ीर आला जो थे खैबर पख्तूनख्वा के आज़म खान साहब के इंतकाल के बाद नए वज़ीर आला ने आज हल्फ उठा लिया। सैयद अरशद साहब जो कि साबिक जज हैं, उन्होंने हल्फ उठाया है, रिटायर्ड जज ने, और इनकी तकर्री के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक क्राइसिस जो है वो बनता जा रहा है। चूँकि ANP कह रही है कि इस मामले में हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना चाहिए, चूँकि आइन इस वाले से साइलेंट था। तमाम मामला पे गुफ्तगू करेंगे। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से शुरू हो चुकी है। नून लीग इत्तेहाद बना रही है पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान के अंदर। KP की सूरत हाल सर आप बताएं कि तहरीक इंसाफ, चूंकि आप KP में बैठे हैं, वहां का भी बताएं कि तहरीक इंसाफ किन किन जमातों के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, और पंजाब में सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर भी आप कोई इत्तेहादों की तरफ बढ़ रहे हैं, इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं, या अकेले ही इंतखाबात पे जाएंगे? तैयारी क्या आपकी इंतखाबात की? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इत्तेहाद सियासी जमातें करती हैं और आप अपने हम ख्यालों के साथ बैठते भी हैं। हमने माजी में किया भी है इत्तेहाद। जमात इस्लामी के साथ हमारा इत्तेहाद था सूबा पख्तूनख्वा में, और भी जमातों के साथ रहा। मरकज में जब हमारी कोलिशन, तरह से कोलिशन ही कह लें, क्योंकि कुछ जमातें हमारे साथ थीं पिछली जो हमारी 3.5 साल की हुकूमत थी, उसमें मेजर पार्टनर तो हम थे, लेकिन उसमें MQM भी थी, उसमें Q लीग भी थी, उसमें GDA भी थी, उसमें बाप पार्टी के भी लोग थे। तो बहरहाल इत्तेहाद एक हिस्सा होता है सियासत का, लेकिन फिलहाल जनाब इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से इत्तेहाद का कोई इंडिया नहीं है। हमारी कोर कमेटी, और खासकर कोर कमेटी का जो एक खास हिस्सा है, पॉलिटिकल कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई है, जो जिसका मैं एक रुकन हूँ, कन्वीनर हूँ, हमारा इस वक्त जो एजेंडा है, एजेंडे पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बात करना है, एंगेज करना है, और उसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, जो गलत केसेस हैं इमरान खान साहब किसको एंगेज करेगी आपकी सियासी एंगेजमेंट बने हैं। देखिए, तमाम जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, बल्कि वो तमाम लोग जो इस वक्त सिस्टम पे असरअंदाज होते हैं, सबसे बात जो है वो होनी चाहिए। और इस वक्त सबसे अहम काम जो है वो यही है कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तमाम लोग इस सिस्टम पे एतमाद का इजहार करें, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन कराना अहम नहीं है। जी हाँ, इलेक्शन साफ और शफाफ हो, ताकि देखें दुरुस्त बात है, इलेक्शन तो हो जाना है, 3 महीने से भी कम शायद अब रह गया है, तो इलेक्शन तो वो हो जाना है समर भाई। लेकिन इलेक्शन के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा वो बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त आप उन जमातों से बात कर रहे हैं, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। होपफुली कुछ जिम्मेदार लोगों को इसका एहसास होगा कि एक तरफ तमाम जमातों का एक मलगूबा है जो 18 महीने इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान को इस जगह पहुंचा दिया है कि इस वक्त आपके केयर टेकर सेटअप और आर्मी चीफ को बैठ के आपके इस वक्त मईशत के मसाइल पे अपना किरदार अदा करना मजबूरन पड़ रहा है। ये है हालत PDM की हुकूमत की, जो बड़े दावे कर रहे हैं कि आपने इस हद तक मुल्क को ले आए हैं कि जिन लोगों का काम था उनको अब अपना काम छोड़ के ये करना पड़ रहा है। तो इन हालत में अगर आप 80% या 70 या चलो 60% जिसके पीछे यूथ या कौम खड़ी है, उसको अगर साइड लाइन करेंगे, तो 8 फरवरी के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा? तो ये बताएं मुझे, आपकी तैयारी कैसी है इंतखाबात के वाले से? आप कोई कर रहे हैं कोई कैंडिडेट्स की फहरिस्तें वगैरह, कोई शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह? कोर कमेटी क्या है इस पे मुशावरत चली कोर कमेटी के अंदर?
देखिए, तो 3 फ्रंट्स पे कोर कमेटी काम कर रही है। एक तो जो आपने बात की है, उस पे तो इंतज़ामी मामलात पे भी काम होता है। कुछ हमारी लीडरशिप डिस्पर्स हुई है, हमारी लीडरशिप को जो है उनको छोड़ना पड़ा है। कितने प्रेशर में थे, नहीं थे, वो सब आपके सामने है। जिस तरह की प्रेस टॉक्स हुई, जिस तरह इंटरव्यूज़ हुए, लोग गायब हो जाते थे, फिर नमूदार हो जाते थे। ये सारा कुछ हमने देखा है। पर इन हालात में हम जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात रख के फिर आपकी बात की तरफ दोबारा आता हूँ, वो ये है कि माजी में भी जमातों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम छोटे थे जब ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात को मुश्किलात का सामना था, और हमने फिर ये भी देखा कि नून लीग वगैरह को भी मसाइल रहे। माजी में पैट्रियट भी बनी, पीपल्स पार्टी जो बनी मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो पैट्रियट बने, सारा कुछ हमने देखा। क्यू लीग बनी। लेकिन जिस तरह इस वक्त हो रहा है, जिस तरह लोग गायब हो जाते हैं, फिर प्रेस स्टॉक हो जाती है, जिस तरह कारकुनों को हमारे कारकुन लेवल तक वो पीछे जाया जा रहा है, उसके बावजूद जमात हमारी इंटैक्ट है। तो आपने पूछा, देखिए वर्कर हमारा इंटैक्ट है, वोट बैंक है, लीडरशिप लेवल पे कहीं कहीं मसाइल हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। हमारा काफी सारा होमवर्क खान साहब खुद भी मुकम्मल कर चुके हैं, अब भी हो रहा है। तमाम टिकटें चेयरमैन इमरान खान साहब अपने हाथ से, अपनी उनकी दस्तखत से जो है वो जारी होंगे, उनकी इजाजत से जो है वो जारी होंगे। और उसके साथ साथ कुछ जगहों पे जहां हमें ये लग रहा है कि हमारे कोई लोग खड़े नहीं रह पाएंगे या उनको मसले होंगे, तो वहां सेकंड थर्ड भी ऑप्शन हम और कुछ वकला को भी हम सामने लाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल होगी। होपफुली एक पुरअमन माहौल में ये इलेक्शन हो। और ये जो एंगेजमेंट कमेटी आपकी, पॉलिटिकल एंगेजमेंट की आपकी जो कमेटी, जिसके आप भी कन्वीनर हैं, ये दीगर सियासी जमातों से भी ऑब्वियसली सारों से बात करेगी, तो नून लीग के साथ ये आप कोई राब्ता करने जा रहे हैं इस हवाले से? देखें, तमाम पॉलिटिकल जमातों में नून लीग भी आती है, लेकिन नून लीग जिस तरीके से अब वो बिहेव कर रहे हैं, जैसे अपने ही बयानिए जो उनका बयानिया है वोट को इज्जत दो का, उसको जितनी इज्जत उन्होंने दी है वो आपके सामने है कि जिस तरीके से 4 साल वो कानून के सामने मियां साहब तशरीफ नहीं लाए, और फिर जैसे वो आए हैं और जैसे इनको एक हुकूमती वेलकम मिला है और जिस तरह से उनको एक लायन शेयर मिला है तमाम चीजों में, तो वो एक सवालिया निशान है। लेकिन उसके बावजूद फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम सबसे बात करेंगे। अलायंस की कोई बात इस वक्त हमारे कार्ड्स पे किसी के साथ नहीं है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद की बात किसी के साथ नहीं है। दोबारा ये बात कर रहा हूं कि किसी को दीवार से ना लगाएं, आए बैठें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। यानी आप नून लीग से मुलाकात या बातचीत करने जा रहे हैं? किस्सा मुख्तर जो है, आप नून लीग से मुलाकात या बातचीत करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, अगर कोई बात उनकी तरफ से आती है उस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा उनकी तरफ जाने का इस वक्त कोई फी जमाना आज की रात कोई ऐसा कोई प्लान या खान साहब की तरफ से वो बुलाते हैं तो फिर जाएंगे, लेकिन वो एंगेज करते हैं। वो जिस तरह मीर नवाज प्लान कर रहे, कोई शाइया वगैरह देने की प्लानिंग कर रहे थे सारी सियासी जमातों के लीडरान को बुलाने का, उसमें शायद आपका डेलीगेशन चला जाए। देखिए, वो देखा जाएगा कि बात किस इशू पे होती है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करना चाहते हैं तो वो तो सबके फायदे की बात है, क्योंकि किसी भी जमात को, सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं मैं बात कर रहा, किसी भी बड़ी जमात को साइड लाइन करके जब आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपके पास फिर 2013 के बाद का पाकिस्तान या 18 के बाद का पाकिस्तान आपके सामने है। तो क्या हम चाहते हैं कि हम सर्कल्स में मूव करें या सीधे रास्ते में मुल्क आगे बढ़े? अच्छा, मुझे ये बताएं कि असद उमर से मुतालिक कल शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रोग्राम में दावा किया था, हमारे हम न्यूज़ पर ही दावा किया था मौलाना आलिम साहब के प्रोग्राम में, कि उन्होंने कहा था कि वो वापस आना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन खान साहब ने उन्हें अप्रूव नहीं किया उनकी वापसी को, और कुछ उनके राब्ते वगैरह चीज़ें आ गई थी कि वो पीटीआई में वापस आना चाह रहे हैं, इंटेंशन उनकी, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा दबाव में आए और फिर उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। ऐसा क्या है, ऐसा कोई मामला, वो आना चाह रहे थे पीटीआई में वापस? देखिए, असद साहब वापस आना चाह रहे थे और उन्होंने खान साहब को कोई रिक्वेस्ट भेजी थी, इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि ये मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ, उनसे थोड़ा बहुत मेरा राब्ता सलाम दुआ तो रहती है थी। एक दो दफ़ा मैसेज एक्सचेंज हुए पिछले 2-3 महीनों में, मेरे लिए तो काबिल एहतराम थे और हैं और रहेंगे। कुछ जब वो गए हैं, कल एक अफसोसनाक दिन भी था हमारे लिए, हमारे बड़े बड़े लीडरों में से थे और हमारे
एक पाकिस्तानी सियासत में साफ शफाफ नाम और एक इज्जत वाले आदमी, काबिल आदमी। हाँ, जिस बात की उन्होंने इंडिया दिया जब वो गए हैं, हमें अफसोस है कि वो गए हैं, लेकिन जो बात हुई है उससे मैं नहीं एग्री करता। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कभी भी इदारों से टकराव की नहीं थी। हाँ, 9 मई को जो कुछ हुआ उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, गलत चीजें उसमें हुई हैं जिन लोगों ने की हैं, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी या चेयरमैन इमरान खान की पॉलिसी नहीं थी। जिन लोगों से गलती हुई है बेचारे अब फेस भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि उनके जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारी जमात के बड़े लीडर्स में से थे और खान साहब के दिल के भी बड़े करीब थे। बाकी मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि हमारी सियासत से अच्छे नाम ना जाएं। मुस्तकबिल में हो सकता है वो दोबारा सियासत में, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उनसे मेरा चौधरी भी वापस आना चाहते तरीके साहब ने कोई राब्ते वगैरह कर रहे थे, उनके राब्तों की वजह से ही फिर वो दोबारा रगड़े में आ गए। देखिए, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से उनका इस पे अभी राब्ता नहीं है, और हालांकि मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूं और ये सारे हमारे पुराने सीनियर साथी दोस्त हैं, लेकिन उनसे मेरा राब्ता नहीं। कमेंट करना मुनासिब नहीं कि उनके क्या मसला है, लेकिन बहरहाल मसाइल का तो उनको सामना है। मेरी दुआ उनके साथ है। वापसी का उनका कोई इरादा है वो तो फैसला इमरान खान साहब करेंगे, चेयरमैन साहब खुद करेंगे। मेरे से कोई राब्ता वापसी के बारे में उनका नहीं हुआ। अच्छा, अब आपकी इलेक्शन के अंदर स्ट्रेटजी क्या होगी, आपका बयानिया क्या होगा? बयानिया पे बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ इख्तलाफी बयानात भी आए, बैरिस्टर गौर साहब ने कोई और बात की, बाद में आके आपकी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात ने कोई और बात की। वो उन्होंने कहा जी कि हम कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई हमारा बयानिया बनेगा इलेक्शन के अंदर। तो किस तरह का बयानिया आप बनाने जा रहे हैं इंतखाबात के अंदर, किस पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? गौर साहब हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, लॉयर टीम के मेंबर हैं, लीगल मैटर्स को देखते हैं। पॉलिटिकल जो है वो मैंडेट कोर कमेटी का है, बड़ी क्लियर उस पर डायरेक्शन है, उस पे रऊफ हसन साहब ने उसको क्लियर किया है, और मैं कोर कमेटी के मेंबर के तौर पे आपके सामने, और पहले भी मैंने इस पे बात की है। अंसार अब्बासी साहब ने मेरे से पूछा, आपके प्रोग्राम में भी कहना चाहता हूँ, एक ही हमारा आगे का मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, और वही है जो इमरान खान साहब ने हमेशा दिया है, और वो है कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तर्ज पे एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना, जो अदल के निज़ाम पे मबनी हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें अली मोहम्मद, समर अब्बास और कोई गरीब आदमी या हमसे कोई ताकतवर मालदार आदमी, सबके बच्चे सब कानून के सामने बराबर हों। एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट जहां किसी को मजहब की बुनियाद पे, जात पात की बुनियाद पे जिसके साथ तफरीक ना हो, एजुकेशन, हेल्थ को लेके जाना, जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा में किया, इक्वल एजुकेशन पॉलिसी, जिस तरह हेल्थ कार्ड लेके आए, गरीबों को सेहत की सहूलतें देना, नौजवानों का मुल्क पे एतमाद दोबारा बहाल करना, सबसे इंपॉर्टेंट मईशत को मजबूत करना। अच्छा अली खान साहब, चूंकि आपका ताल्लुक केपी से है, तो केपी में आज एक डेवलपमेंट हुई कि निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद ने हल्फ उठाया है आज़म खान साहब की वफ़ात के बाद, और आइन इस पर साइलेंट था कि अगर किसी निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की डेथ हो जाती है तो उस वाले से मुशावरत किसने किसके साथ करनी है। यहाँ पे साबिक जो वज़ीर आला थे केपी के, जो कि अब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि वो तहरीक इंसाफ की एक अपोजिट मुखालिफ जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को, उधर से JUI की तरफ से अकरम दुरानी साहब के साथ उनकी मुशावरत हुई है, तो वो भी JUI को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक एंटी तहरीक इंसाफ पार्टी है। तो दो एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमातों ने मिलकर एक नए वज़ीर आला का जो है आज उस पर तकर्रर किया है, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। इस पर ANP ने तो बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? कुछ लोकल लोगों ने तो कहा है वहाँ पे कोई शायद वो अदालतों में जाएँ, स्ट्रेटजी क्या है? चैलेंज करेंगे इस नए वज़ीर आला के तकर्रर के अमल को या जाने देंगे इसको ऐसे ही? 3-4 बातें हैं इस पे। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, 75 साल बाद हमें नाम मिला है तो खैबर पख्तूनख्वा कह दिया करें। जब हम पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोलते हैं तो इसमें कितना टाइम लगता है। पहले वो 4 से 2 हिस्सों पे आ गए, पहले NWFP था, अब KP हो गया। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो आपने सवाल पूछा, आपके पार्टी चेयरमैन से हमने सीखा है वो KP ज्यादा कहा करते थे, वहां से हमें भी आदत पड़ गई है सुन सुन के। बहरहाल जी, जो हकीकत है वो हकीकत है, वो ये है कि इस मुल्क को बनाने वाले हम हैं, क्योंकि हमने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था। रेफरेंडम हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये सूबा बहुत बड़ा, बहुत बुनियादी इसकी आपका फ्रंट लाइन सूबा है, और 40 साल से सर पॉइंट पे ये जरा, चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, पूरे मुल्क के हिस्से का दर्द हम उठा रहे हैं, खून भी ज्यादा उधर बह रहा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बात की। देखें,
सबसे पहली बात तो यह है कि होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के पास ही बात जाती है। हम चाहेंगे कोई ऐसा मसला भी खड़ा ना करें, हम चाहते हैं इलेक्शन की तरफ जाएं। जी हाँ, लेकिन उसूली तौर पे, अखलाकी तौर पे महमूद खान साहब जिस जमात को रिप्रेजेंट करते थे, जो मैंडेट उनके पास था, आज तो वो मैंडेट उनके पास है ही नहीं। और ना आज की तारीख में वो वजीर आला हैं, ना मोहतरम दुरानी साहब वजीर जो है हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं। इस पे सवाल उठते हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद उस पर कोई हम फाइनल बात करेंगे। मेरी राय ये है कि बेहतर होता इलेक्शन कमीशन से ही कराया जाता, क्योंकि वो ज़ाहिर खुद अब इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, हमारी से उनका मुकाबला है, बल्कि हमारी जमात के लोग टूट के कुछ उधर गए हैं। तो उनसे अगर आप मशवरा करेंगे तो मैंडेट देखें, सेंस प्लीज, मुझे आई डोंट नो कितना टाइम है, सेंस क्या है इस सारे प्रोसेस का? सेंस ये है हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, जिनको अवाम का मैंडेट मिला हो वो उस पर कंसल्ट करते हैं। अब दुरानी साहब ऑफ कोर्स अब इस वक्त वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर नहीं है, क्योंकि वो ओहदे तो चले गए, लेकिन बहरहाल उनके पास वो मैंडेट आज भी है, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस तरफ क्या इनको तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, तो वो सेंस उधर नहीं है, वो सेंस ऑफ लॉ नहीं है। तो बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन इसको करता, लेकिन फाइनल इस पे कल कोर कमेटी का आ जाएगा फैसला। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं और हमारी कमेटी चाहेगी कि इलेक्शन के प्रोसेस में कोई इस वक्त रोड़ा ना अटकाया जाए। सही है, बहुत शुक्रिया अली, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहाँ इसराइल की जानिब से वेश्याना कार्रवाइयों के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद आए रोज़ बढ़ती जा रही है और अब अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जा रहा। बड़ा शदीद किस्म का असॉल्ट जो है इस वक्त गजा के ऊपर जारी है इसराइल की जानिब से, बड़ा वेश्याना किस्म का। इस पर बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। गजा में 37 रोज से जारी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 11,100 से तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक गासिब फौज ने 1130 से ज़ायद कत्लेआम किए हैं। शहीद अफराद में 8,000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 28,000 से ज़ायद बताई जा रही है। अब इसराइली दहशतगर्दी इतनी तहाओं को पहुँच गई है कि इसने गजा में मौजूद अस्पतालों का मुहासरा कर लिया है और गजा के सबसे बड़े अस्पताल अशिफा और अल-कुद्स पर टैंकों, मिसाइलों और स्नाइपर्स बंदूकों से हमला आवर हो गया है। नायब वजीर सेहत के बकौल इसराइली फ़ज़ाई बमबारी से गजा के सबसे बड़े अस्पताल अशिफा अस्पताल का कार्डिक वार्ड तबाह हो गया है, जबकि इस वक्त भी अशिफा अस्पताल में 45 नौमौलूद बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से 2 शहीद हो चुके हैं। इन नौमौलूद बच्चों के इनखला में ताउन करने की इसराइली पेशकश पर वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि इसराइली फौज की जानिब से तिब्बी अमले और शहरियों को बमबारी से दहशत ज़दा किया जा रहा है। तिब्बी इमदादी ग्रुप डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर जंगबंदी नहीं की गई और इस खून रेजी को नहीं रोका गया तो यह अस्पताल मुर्दा खाना बन जाएगा। अस्पताल के अंदर मौजूद डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सर्जन मोहम्मद उबैद ने कहा कि तकरीबन 600 मरीजों, 37 से 40 बच्चों और ऑपरेशन के बाद इंतहाई निगहदाश्त के 17 अफराद के लिए पानी और बिजली या खुराक दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब इसराइली मतालिब के खिलाफ दुनिया भर में होने वाले मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है और बड़ा तेज होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज लंदन में 3 लाख से जायद अफराद ने फ़लस्तीन के हक में तारीखी मुजाहरा किया। इन तमाम इंसानी हकूक़ की पामालियों पर दुनिया भर से उठने वाली आवाज़ों और आलमी रहनुमाओं की अपीलों को इसराइल किसी खातिर में नहीं ला रहा, जिसकी बड़ी वजह खुद मुस्लिम दुनिया की को वो जारहाना और यकसू मौक़िफ़ नहीं है जो इसराइल को किसी तरह जारियत रोकने पर मजबूर कर सके। गुज़िश्ता रोज भी इस मुतालिक OIC और अरब लीग की होने वाली बड़ी बैठक में बड़ी बड़ी बातें तो की गई, लेकिन बतौर हतमी इक़दाम कोई इत्तेफाक नहीं हो पाया। गुज़िश्ता रोज रियाद में होने वाले इजलास में इसराइली जारियत की मजम्मत की गई, मसले के फौरी हल और इंसानी बहरान खत्म करने पर जोर दिया गया, ताहम इसराइल के खिलाफ किसी किस्म की मुआशी या सियासी कार्रवाई के हवाले से फैसले से गुरेज किया गया। AFP के मुताबिक सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सरबराही मुनक्कदा अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के मुश्तरका इजलास में तमाम रहनुमा इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ किसी भी किस्म के रद्द अमल के हवाले से कोई फैसला करने में नाकाम रहे और खित्ते के अहम ममालिक के दरमियान तकसीम का अंसर
गालिब रहा। इजलास में इसराइल के खिलाफ 5 इक़दाम की तजावीज़ पेश की गई, जिनकी 4 ममालिक ने मुखालफत की। ईरान की तरफ से पेश की जाने वाली सख्त तरीन तजवीज़, जिसमें तमाम रुकन ममालिक से इसराइली फौज को दहशतगर्द करार देने के लिए कहा गया था, जबकि शाम के बशार अल असद की तरफ से पेश की जाने वाली तजवीज़, जिसमें इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मशवरा दिया गया था, उनमें शामिल थी लबनान और अलजायर ने अरब लीग में इसराइल को तेल की फराहमी रोकने की तजवीज़ दी थी, जिसकी मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने मुखालफत की थी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जो कि इस्लामाबाद में यहाँ काम करते हैं, जलाल महमूद साहब। इनका ताल्लुक भी गज़ा से है और गज़ा के शहर इनका ताल्लुक है, जहाँ आजकल कार्रवाइयाँ हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा इसराइली फ़ौज की जानिब से, और ज़्यादा पनाह गुज़ीन भी आजकल खान यूनिस के शहर में ही जो है वो वहाँ नकल मकानी कर रहे हैं। जलाल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो हमारी हमदर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त जो भी हमारे बहन भाइयों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है गज़ा के अंदर। ये बताएं सर कि कल इजलास हुआ, मैं सबसे पहले इजलास से शुरू करता हूँ, सूरत हाल पे बाद में हम बात करते हैं। अरब लीग का इजलास हुआ, OIC का इजलास हुआ, आप समझते हैं कि किसी ठोस हल की तरफ या किसी ठोस एक सोल्यूशन उन्होंने कोई प्रपोज किया हो, या इस मसले के हल की तरफ ये इजलास जो है आपके लिए मददगार या मुआवन साबित हुए हों? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस तरह के इजलास से हम तो सालों साल से देख रहे हैं, 75 साल से ये अरब लीग के इजलास हम देख रहे हैं। OIC जब से बनी ही फलस्तीन के मामले पर ही थी, तो OIC का भी इजलास ब इजलास है। हमें गज़ा के अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? आज तक ज़ीरो, कुछ नहीं है। इसलिए कि आज मैं आपके सामने आपके इस मुअज़्ज़ज़ चैनल में फ़लस्तीनी के अवाम के जो गज़ा के हैं, मैं इनके तर्जुमानी करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, बहसीत सहाफ़ी, बहसीत गज़ा का खान यूनिस का। जी हाँ, OIC की तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें OIC पहले से मैं बता चुका हूँ, आप भले बेशक किसी और जिन चैनल्स पे, पाकिस्तान की चैनल्स इजलास से पहले ही आपने कहा था कि आपको उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, मैं आप दूसरे चैनल्स को आप देखें, मेरे प्रोग्राम में जो कहा वही हुआ। मुज़म्मती आएंगे, करारदाद आएंगे, ये सब हाजिरी लगा रहे हैं अपनी, कुछ भी नहीं है। ये OIC ये 10वां 20वां दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि OIC का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसको तहलील करे तो बेहतर है। जिस OIC ने, इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक उन्होंने कभी एक फ़लस्तीनी मासूम बच्चा या किसी मुसलमान बच्चे को नहीं बचा सका, कहीं भी हो, चाहे वो फ़लस्तीन में है, गज़ा में, चाहे वो कश्मीर में, चाहे वो बर्मा में, कहीं भी हो, वो बचा नहीं सका। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको बता दूँ और आपके नाज़रीन को भी बता दूँ, गज़ा के अवाम को ना अरब लीग की तरफ से और ना OIC की तरफ से इनको कोई उम्मीद है। बिल्कुल हमारा उम्मीद ज़ीरो है। मजम्मत होंगे और कुछ नहीं होगा। अब सर सूरत हाल क्या है? और सूरत हाल अगर हम आपको जहन्नुम बता दूं, गज़ा इस वक्त जहन्नुम है, तो शायद मेरा ये लफ्ज़ कम है। जहन्नम से भी बदतर है इस वक्त। क़यामत सुग़रा का लफ्ज़ भी मेरे ख्याल कम पड़ गया। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल 12,000 आग और खून है हर तरफ, 12,000 से ऊपर शहीद है। अच्छा, आपने जो फरमाया है शहीदों का जो तादाद आपने बताई, आपने सही बताई है, 12,000 के करीब है। इसके अलावा और भी लोग जो बेचारे पेशेंट लापता है, अभी तक पता ही नहीं उनका। सर नहीं, मैं वो भी बता दूं ना आपको, जो पेशेंट से जो बीमार लोग थे, किडनी कैंसर के जो पेशेंट थे, इलाज ना होने की वजह से वो भी बेचारे इंतकाल हो गए। अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त ये आप समझ लें कि जो मलबा के नीचे, तो ना मुझे पता ना किसी को पता कि मलबा के नीचे लोग कितने हैं। सर भूखे हैं लोग, प्यासे हैं, पानी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिजली नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप OIC की बात कर रहे हैं। OIC और अरब लीग गज़ा तक पानी पहुंचाने में नाकाम हुए हैं सर। वो पानी तक नहीं पहुंचा सकते। सही, जंगबंदी कहां से कर सकेंगे? मेरी जो बात पहले दिन से, जब से ये जंग शुरू हुई है, उससे पहले जो जंग है, मेरा जो राय है OIC के बारे में और अरब लीग के बारे में वही है।
और वही साबित हो रहा आपके नजरीन और दुनिया के सामने। अब आपकी सर राय क्या है, क्या होना चाहिए आगे, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? ज़रा जंगबंदी तो रुकवाना सबसे पहला हल इसका होना चाहिए, और वो रुक नहीं रही। जंग भी नहीं, जंग दो फरीकैन के दरमियान होती है, ये तो सीधा सीधा हमला है मासूम लोगों के ऊपर। सर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हम इसराइल को 75 साल से जानते हैं। इसराइल मुजम्मतों, करारदादें और बयानात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं दुनिया के अंदर, लाखों लोग निकल रहे हैं, लेकिन नहीं होगा, परवाह नहीं हो रही। आप आज की तारीख लिखी है, आज का टाइम भी लिखे, कुछ नहीं होगा जब तक इसराइल के ऊपर ठीक ठाक दबाव नहीं होगा, जब तक इसराइल के अंदर खौफ डर नहीं होगा, ये जंग बंदी नहीं होगी। और न ही आपके और मेरे बहन भाई ये बच्चे जो तीन टुकड़े हो रहे हो गजा के अंदर, वो इनका कत्लेआम नहीं रुकेगा सर। गैरत आनी चाहिए हमारे मुसलमानों में, हमारे अरबों में। तो यकीन करें, ठीक, इसराइल और इनकी फौजी इतना बुज़दिल हैं, लेकिन कोई सामने आ ही नहीं रहा इनको रोकने के लिए। कोई पैगाम आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें? सिर्फ पैगाम दो है मेरे, अगर आप इजाजत दे तो। एक तो सबसे पहला पैगाम है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब के लिए, जो हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियत है, मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ताहिर अशरफी साहब मेहरबानी फरमा के जब भी कोई भी आपसे गज़ा के बारे में पूछे तो आप सऊदी अरब के बारे में ज़्यादा आप ना बोलिए। आप किसी को अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी को ज़्यादा मत चमकाइए। मोहम्मद बिन सलमान को आप ये पेश कर रहे हैं कि जैसा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी है या कोई अर्तुगरुल है या कोई बड़ा चैंपियन इस्लाम का, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है और गलत है। हमें बता अच्छी तरह कि मोहम्मद बिन सलमान। बाकी कोई पैगाम? तो हमारा टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। दूसरा पैगाम मेरा है पाक फौज के नाम से जी। पाक फौज के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा है कि जी पाक फौज क्या कर रहा है पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जी पाक फौज एक अजीम फौज है, हमें इनकी मोहब्बत और इनकी हमदर्दी बखूबी जानते हैं, और हमें ये भी पता है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वही मिसाल है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। पाक फौज अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक अरब और उम्मत मुस्लिमा साथ नहीं देंगे तो पाक फौज कुछ नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया जलाल महमूद साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। हमारी तरदीद है जो भी गजा के अंदर इस वक्त हो रहा है, गजा के मुसलमानों के साथ, अल्लाह करे, हमारी दुआएं भी हैं कि जल्द अज जल्द जो है जंग रुके, हमले रुके, ताकि लोगों को एक